सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू JDDV स्टडी पॉइंट्स। सो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग ठीक होंगे। सो आज हम लेके आए हैं अपने लिए थर्मोडायनेमिक्स केमिस्ट्री के कुछ इम्पोर्टेंट PYQs। इनको हम कंसेप्ट के साथ पूरे अच्छे से समझेंगे और साथ ही साथ इनके क्वेश्चंस भी करेंगे, जिससे हमारे कंसेप्ट्स पे भी पकड़ बनेगी और हमारे क्वेश्चन सॉल्व करने भी हमें आ जाएंगे। सो देर किस बात की, लेट्स स्टार्ट आवर क्वेश्चंस। अगर आपको फिर भी कोई क्वेरी रहती है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। सो लेट्स रीड आवर फर्स्ट क्वेश्चन। इन विच ऑफ द फॉलोइंग एंट्रोपी डिक्रीजेज। इनमें से किस किस प्रोसेस में एंट्रोपी डिक्रीज हो रही है? सो गाइस, क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बता दूं, ये जो हमारे क्वेश्चंस रहने वाले हैं ये हमारे DSSB, HTET, KVS, NVS, EMRS, इन सब में इनके जो कंसेप्ट है वो काम आने वाले हैं। और मैंने इन्हीं में से इन्हीं जो हमारे एग्ज़ाम्स हैं ये DSSB, HTET, इन्हीं के PYQs से मैंने क्वेश्चन उठा रखे हैं। सो मैंने वही क्वेश्चन उठाए हैं जिनसे कंसेप्ट बिल्डिंग अच्छे से हो। ठीक है, होप सो आपको सीरीज़ अच्छी लगेगी। सो लेट्स स्टार्ट आवर फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इनमें से कौन से प्रोसेस में, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, कौन से प्रोसेस में हमारी एंट्रोपी जो है कम हो रही है, डिक्रीज़ हो रही है? देखो, क्वेश्चन में कह रहा है एंट्रोपी कम होने का बताओ। हमें क्या पता है एंट्रोपी कम ज़्यादा कैसे होती है? तो हमें उसका कंसेप्ट सीखना पड़ेगा। देखो, सबसे पहले तो हमें एंट्रोपी को डिफाइन करते हैं S से, मतलब इसको S से हम रिप्रेजेंट करते हैं और हम इसको निकालते हैं डेल्टा S से। तो एंट्रोपी को हम एग्जैक्ट किसी चीज़ की एंट्रोपी को हम नहीं निकाल सकते। एंट्रोपी को निकालने के लिए हम सिर्फ उसके चेंज इन एंट्रोपी निकाल सकते हैं। एग्जैक्ट एंट्रोपी हम कभी नहीं फाइंड आउट कर सकते किसी चीज़ की। हम क्या कर सकते हैं? चेंज इन एंट्रोपी फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि एंट्रोपी जो है बहुत ही माइक्रो कंसेप्ट है, बहुत ज़्यादा, जिसको हम कैलकुलेट करना मुश्किल है। इसीलिए हम चेंज निकाल सकते हैं कि अभी एंट्रोपी इतनी थी, थोड़ी देर बाद इतनी हो गई, तो इसका डिफरेंस करके हम चेंज बता देंगे। ठीक है, तो ऐसे होती है एंट्रोपी। तो चेंज इन एंट्रोपी क्या होती है? एंट्रोपी वर्ड का मतलब ही क्या है? रैंडमनेस। रैंडमनेस समझ सकते हो कि किसी भी चीज़ का ऑर्डर ही ना होना, यानी कि डिसऑर्डरनेस। जैसे कि मैं कहूँ, क्लास में टीचर जब प्रेजेंट रहता है, जब टीचर बैठा रहता है अपनी चेयर पे, तो बच्चे कैसे ऑर्गेनाइज्ड मैनर में अपने सीट्स पे बैठे रहते हैं ना। जैसे ही टीचर दूसरे टीचर से बात करने के लिए कमरे से बाहर गया 2 मिनट में, ये इसके पास पहुंच जाता है, ये इसके पास, तो डिसऑर्डरनेस कितनी बढ़ जाती है। सब अपने फ्रेंड्स के पास चले जाते हैं। तो इसी को हम कह देते हैं डिसऑर्डरनेस को, रैंडमनेस, कि इधर उधर चीज़ें हो रही हैं। ठीक है, सेम यही हमारा क्या है एंट्रोपी में। एंट्रोपी का मतलब क्या है? चेंज इन एंट्रोपी, रैंडमनेस। जब भी हमारा कोई भी हमारा केमिकल प्रोसेस जो है, अगर वो अपने आप से हो रहा हो, खुद से होता है, तो उसको हम कहते हैं स्पॉन्टेनियस। स्पॉन्टेनियस वर्ड हम किसको कहते हैं? जो प्रोसेस खुद से हो जाए। जैसे कि हमने एक गिलास पानी लिया, ठीक है, उसमें चीनी मिलाई, ठीक है, वो खुद से हो रही है, हमें कोई एनर्जी फालतू की ट्रांसफ़र तो नहीं करनी पड़ रही। एक बार मिलाएंगे मिल जाएगी ना, फालतू का कुछ वो तो नहीं करना पड़ रहा। बस एक स्टार्टिंग दे दो बेशक से, बट उस पर ऐसे नहीं कि एनर्जी देने हो। जैसे कि नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस का अगर मैं तुम्हें एग्जांपल दूं, हमारे घरों में, सबके घरों में मोटर होती है। तो मोटर ग्राउंड फ्लोर से लेके हमारे फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर पे भी इवन पानी चढ़ा देता है। अब मैं नॉर्मली सोचूं कि ये पानी बिना मोटर के ऐसे ही चढ़ जाए, तो ये तो करिश्मा ही ना हो जाएगा अपने आप पे। ऐसे पानी, तो मोटर की क्या ज़रूरत होगी? तो इसमें हमें लगातार एनर्जी देनी पड़ रही है फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर पे पानी चढ़ाने के लिए। तो इस टाइप के प्रोसेसेस जो होते हैं वो नॉन स्पॉन्टेनियस होते हैं। इसमें तो इतनी ज़्यादा एनर्जी नहीं लगी। तो जिनको बैक टू बैक एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़े हर टाइम पे, उसको वो चीज़ काम कराने के लिए, तो उसको हम बोलते हैं नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। स्पॉन्टेनिटी समझ में आ गई? तो अगर कोई चीज़ खुद से हो रही है तो उसको बोलते हैं स्पॉन्टेनियस। तो इसका डेल्टा S से क्या कनेक्शन है? डेल्टा S हमें बताता है कोई रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है या नहीं है। वो कैसे? अगर हमारी रैंडमनेस किसी चीज़ की बढ़ रही है तो वो क्या हो जाता है? प्रोसेस स्पॉन्टेनियस हो जाता है, मतलब प्रोसेस जो है होने के फेवर में है। ठीक है, हो जाएगा प्रोसेस। अब डेल्टा S का एक फॉर्मूला होता है
नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट, बट किसके, सिर्फ और सिर्फ गैस के मॉलिक्यूल्स के। ठीक है, तो जैसे ही हम इस फॉर्मूले को लगाएंगे, मैक्सिमम क्वेश्चंस हमारे यहाँ से सोल्व हो जाएंगे एंट्रोपी निकालने के लिए। क्या, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट्स, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स, सिर्फ और सिर्फ गैसेस के। सॉलिड वॉलिड के भी वो देख के कंफ्यूज करता है, बट तुम्हें इस चीज़ की समझ होनी चाहिए कि मुझे ये चीज़ अप्लाई नहीं करनी, सिर्फ प्रोडक्ट और रिएक्टेंट की गैसियस मॉलिक्यूल्स के नंबर ऑफ मोल्स जो है मेरे को माइनस करने हैं। तो चलो आओ, अब हमने कंसेप्ट सीख लिया, इस क्वेश्चन में हम ये कंसेप्ट बिल्ड अपना लगाते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, हाइड्रोजन किस में चेंज हो रहा है, दो सिंगल हाइड्रोजन के उसमें मॉलिक्यूल्स एटम्स में। ठीक है, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल हाइड्रोजन एटम में चेंज हो रहा है, गैशियस टू गैशियस है। अब इसके नंबर ऑफ मोल्स दे रखे, इधर 2 है, इधर कुछ भी नहीं, तो कितना होता है 1। ठीक है, तो अगर मैं इसका डेल्टा एस कैलकुलेट करूँ तो कितना आया, 2 - 1 यानी कि 1। एंट्रोपी तो बढ़ रही है ना, एंट्रोपी बढ़ी, रैंडमनेस बढ़ी मतलब एंट्रोपी बढ़ी, डेल्टा एस बढ़ी मतलब रैंडमनेस के ऊपर डिपेंड करता है ना, तो रैंडमनेस जितनी बढ़ेगी उतना हमारा डेल्टा एस बढ़ेगा। तो यहाँ पे तो इंक्रीज हुई, डिक्रीज तो ही नहीं, तो हमारे ऑप्शन नहीं होगा। नेक्स्ट पे ट्राई करते हैं, 2 सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट सॉलिड फॉर्म में, तो ये तो लेंगे नहीं, और सोडियम कार्बोनेट इन सॉलिड फॉर्म प्लस CO2 इन गैशियस फॉर्म प्लस वाटर इन गैशियस फॉर्म। तो देखो ना, यहाँ पे तो गैसियस के कितने हैं, डेल्टा एस अगर हम इसका निकाल लें तो रिएक्टेंट के तो 0 है ही नहीं, एक सॉलिड है। यहाँ पे कितने हैं, गैशियस का 1 और यहाँ पे कितना है 2, तो 1 और 1 2, 2 - 0 2, तो यहाँ पे भी क्या हुई, बढ़ी ना, यहाँ पे 0 थी, यहाँ पे प्रोडक्ट में 2 हो गई, तो 0 से 2 गई यानी कि बढ़ी, तो रैंडमनेस तो बढ़ी यानी कि एंट्रोपी तो इंक्रीज हुई, डिक्रीज तो नहीं हुई, तो ये हमारा आंसर ये भी रॉन्ग आ जाएगा। नेक्स्ट में क्या कह रहा है, अ लिक्विड क्रिस्टलाइजेज इनटू अ सॉलिड। देखो अब ये थोड़ा ना सोचने वाला, थोड़ा काल्पनिक सा, इमेजिनेटरी सा कंसेप्ट है इसका, इस वाली लाइन का, कि लिक्विड है यानी कि लिक्विड फॉर्म में है ऐसे, वो क्रिस्टलाइज होके सॉलिड फॉर्म में बन रहा है यानी कि उसके क्रिस्टल्स बन रहे हैं ऐसे, वो लिक्विड अब रहा नहीं, ऐसे क्रिस्टल फॉर्म में आ गया। तो क्या कह रहा है, वो लिक्विड से सॉलिड में बढ़ गया। अब तुमने 9th क्लास में स्टेट्स ऑफ मैटर पढ़ा होगा क्या, कि उसमें जो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स हैं वो ज़्यादा दूर दूर होते हैं और सॉलिड के मॉलिक्यूल रिजिड होते हैं, मतलब पास पास होते हैं अरेंज। तो ऑर्डरनेस किस में है, रैंडमनेस किस में ज़्यादा, इसमें, और ऑर्डरनेस किस में, इसमें। तो एंट्रोपी किसकी है, रैंडमनेस इसकी ज़्यादा, तो एंट्रोपी भी इसी की ज़्यादा, किसकी, लिक्विड की, है ना। और सॉलिड में क्या है, रैंडमनेस कम तो एंट्रोपी भी कम। तो इन दोनों की कंपैरिजन करें तो इनमें एंट्रोपी किसकी ज़्यादा होगी, लिक्विड की, ना कि सॉलिड की। तो लिक्विड से अगर वो सॉलिड में जा रहा है, लिक्विड से सॉलिड में जा रहा है, तो एंट्रोपी क्या हो रही है, कम हो रही है ना, डिक्रीज हो रही है, यानी कि हमारा आंसर करेक्ट यही आएगा, इसमें हमारी एंट्रोपी डिक्रीज हो रही है। नेक्स्ट ऑप्शन फिर भी पढ़ लेते हैं, टेम्परेचर ऑफ अ क्रिस्टलाइन सॉलिड इज रेज्ड फ्रॉम 0 केल्विन टू 115 केल्विन। अच्छा, तुम इसी चीज़ को सोच के देखो, टेम्परेचर हमने किसी चीज़ का बढ़ा दिया, चाहे नॉर्मल तुम किसी लिक्विड का ले लो, किसी सॉलिड का ले लो, किसी चीज़ का अगर तुम टेम्परेचर बढ़ाओगे तो उसके जो मॉलिक्यूल्स अरेंज होते हैं, टेम्परेचर बढ़ाने पे उनकी मूवमेंट होनी स्टार्ट हो जाती है ना, कोई इधर भाग रहा है कोई उधर भाग रहा है, उनकी मूवमेंट होनी स्टार्ट हो जाती है। वही क्लास वाला एग्जाम्पल कि टीचर के बाहर जाते ही बच्चे इधर उधर घूमने लगे, तो जैसे ही टेम्परेचर बढ़ेगा तो इनकी मूवमेंट होगी तो इनमें एंट्रोपी बढ़ेगी कम होगी, डिसऑर्डरनेस बढ़ेगा कम होगा, बढ़ेगा ना, तो रैंडमनेस बढ़ गई, यानी कि ये जो हमारा है इसमें भी हमारी एंट्रोपी जो है एस जो है बढ़ रहा है, विद इंक्रीज इन टेम्परेचर हमारी एंट्रोपी जो है, चेंज इन एंट्रोपी वो भी बढ़ती है। ठीक है, तो ये भी हमारा ऑप्शन गलत हो गया। तो फर्स्ट क्वेश्चन कंसेप्ट क्लियर हुआ, ये हो गया हमारा एंट्रोपी का कंसेप्ट क्लियर। इससे इस टाइप के अब तुम्हारे पास चाहे जितने भी क्वेश्चन आ जाए, चाहे तुम ऐसे वो पूछ ले किस डेल्टा एस पॉजिटिव है नेगेटिव है स्पॉन्टेनियस है नहीं है, तो ये सारी चीज़ें तुम बता सकते हो। ठीक है, या फिर कितने चेंज हुआ कितना नहीं हुआ, सारी चीज़ें तुम इजीली बता सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अगर हम जाएं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, फॉर द रिएक्शन Cl2 गैशियस में गिव्स आउट 2Cl गैशियस, मतलब क्लोरीन का पहले मॉलिक्यूल था फिर उसने 2 क्लोरीन के एटम दे दिए। द साइंस ऑफ डेल्टा एच एंड डेल्टा एस, देखो इस टाइप के क्वेश्चन भी बहुत आते हैं पेपर में कि साइन बता दो, इसका पॉजिटिव आएगा नेगेटिव आएगा। डेल्टा एस तो हमें निकालना आता है, कैसे,
नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट। नंबर और किसके, सिर्फ गैशियस के, और दोनों तरफ हमारा गैशियस ही है। प्रोडक्ट में कितने हैं, 2। देखो नंबर ऑफ मोल्स हम इसके आगे का ही लेते हैं, जो भी इसके आगे कोफिशिएंट होता है ना वो लेते हैं। इसमें 1 है, इधर 2 है, तो प्रोडक्ट में 2, रिएक्टेंट में 1, 2 - 1 1, तो ये तो पॉजिटिव आया, तो हमारा डेल्टा एस तो क्या होगा, पॉजिटिव। अच्छा, अब हम डेल्टा एच को देखते हैं। देखो वैसे तो डेल्टा एच जो होता है हमारा वो होता है डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी, पर मैं इस कंसेप्ट से नहीं बता रही, इसको सिंपल से कंसेप्ट से बता रही हूँ। देखो हमारे पास क्लोरीन का मॉलिक्यूल है, यानी कि क्लोरीन के जो बॉन्ड है वो इस बॉन्ड से कनेक्ट हो गए, क्लोरीन के एटम है ना, मॉलिक्यूल है। तो अब इसको एटम में बनाने के लिए, सिंगल एटम में बनाने के लिए, ऐसे Cl + Cl ऐसे ही तो बना है, इसमें बनाने के लिए हमें इस बॉन्ड को क्या करना होगा, तोड़ना होगा। तोड़ने के लिए हमें क्या प्रोवाइड करनी पड़ेगी, एनर्जी। अगर हमें इसको एनर्जी देनी पड़ेगी, यानी कि हम अपनी तरफ से डेल्टा एच दे रहे हैं, तो यानी कि हम एनर्जी को ऐड करा रहे हैं, तो हमारा डेल्टा एच क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। ठीक है, यानी कि इस केस में भी हमारा डेल्टा एच क्या हो गया, पॉजिटिव। डेल्टा एच भी पॉजिटिव, डेल्टा एस भी पॉजिटिव, तो आंसर क्या आ गया, दोनों हमारे क्या आएंगे, पॉजिटिव आएंगे। इस कंसेप्ट से समझ में आया। अब इससे बताती हूँ। वैसे एक होता है ना इंटरनल एनर्जी किसी सिस्टम की बढ़ रही है या घट रही है, हम उससे भी पता लगा सकते हैं। जैसे इंटरनल एनर्जी तो इसकी ऐसी रहेगी, और चेंज इन वॉल्यूम। अच्छा, ये मॉलिक्यूल से अलग अलग एटम में जा रहा है। अब गैस के पार्टिकल है, गैस पहले यूँ लगा लो एक गैस थी, अब 2 गैस हो गई हैं, तो ये अलग अलग हो गई, समझ रहे हो। तो इनकी वॉल्यूम क्या हुई, बढ़ी या घटी, पहले कम थी अब बढ़ गई। तो ये डेल्टा वी हमारा V2 - V1 क्या होएगा, पहले जो था अब उससे ज़्यादा आया ना, V2 हमारा बड़ा हुआ, तो यानी कि ये टर्म हमारी पॉजिटिव हुई। तो डेल्टा एच में हमारा इंटरनल एनर्जी के साथ कुछ ना कुछ एक्स टर्म ऐड हो ही रही है, तो हमारा जो डेल्टा एच आएगा वो क्या आएगा, बड़ा आएगा, यानी कि पॉजिटिव आएगा। अगर कुछ घट रही होती तो हम नेगेटिव कर देते। ठीक है, तो अभी क्या आया, बोथ पॉजिटिव। तो ये हमें ये फैक्टर भी देखने पड़ते हैं कि इंटरनल एनर्जी पे कोई फ़र्क तो नहीं पड़ रहा, प्रेशर पे, वॉल्यूम पे कोई फ़र्क तो नहीं पड़ रहा। इनको देख के भी हमें आंसर निकालने होते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, थर्मोडायनेमिक द मोस्ट स्टेबल फॉर्म ऑफ कार्बन इज। थर्मोडायनेमिकली ये तो भाई कार्बन के देखो तुम्हें पता है अलग अलग फॉर्म होते हैं, डायमंड भी होते हैं, ग्रेफाइट भी होते हैं, फुलरेंस कार्बन के भी बनते हैं, कोल भी होता है। ठीक है, बट इनमें से जो थर्मोडायनेमिकली मोस्ट स्टेबल है और जिसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में भी लेते हैं वो ग्रेफाइट लेते हैं। क्या होता है ना, हम कार्बन का कई बार कई रिएक्शंस में काम आएगा ये थर्मोडायनेमिक्स की। जब कार्बन का हम कंबशन कराते हैं, कंबशन किसकी प्रेजेंस में होता है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, तो वो हमें क्या देगा, कार्बन मोनोऑक्साइड भी दे सकता है और कार्बन डाइऑक्साइड भी दे सकता है। ठीक है, बट ये कंप्लीट कंबशन में नहीं आता, तो हम इन थर्मोडायनेमिक्स की रिएक्शन में ना हमेशा यही कार्बन डाइऑक्साइड इसका प्रोडक्ट लेते हैं, क्योंकि इसका कंप्लीट कंबशन हो जाता है। ठीक है, ये इनकम्प्लीट कंबशन में आता है, इसलिए हम इसको कंसिडर नहीं करते। हालांकि ये भी इसका प्रोडक्ट होता है, बट क्या रीज़न है, जस्ट कि कंबशन इसका पूरा नहीं होता, इसका पूरा हो जाता है, और इसीलिए हम CO2 ले लेते हैं इसकी इन रिएक्शंस में। थर्मोडायनेमिक्स की रिएक्शन को एक्सप्लेन करने के लिए हम CO2 ही लेंगे, ध्यान रखना। और कार्बन का कौन सा फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म जो होगा वो ग्रेफाइट होगा। अच्छा, स्टैंडर्ड फॉर्म में जब भी हमारा कोई एलिमेंट होगा तो उसकी हमारी जो एंथैल्पी चेंज, एंट्रोपी चेंज कुछ भी हो, स्टैंडर्ड फॉर्म में, ये स्टैंडर्ड का साइन होता है नोट। ठीक है, उसके एंथैल्पी चेंज, एंट्रोपी चेंज क्या होगी, 0 ले लेंगे। ठीक है, हमेशा स्टैंडर्ड फॉर्म में किसी भी चीज़ का एंथैल्पी चेंज या एंट्रोपी चेंज क्या होगा, 0 होगा। तो ये क्या हमारा ग्रेफाइट आएगा इसका आंसर। ये तो सिंपल सा था, इसमें कुछ समझाने का नहीं था। नेक्स्ट है द एंथैल्पीज ऑफ ऑल एलिमेंट्स इन देयर स्टैंडर्ड स्टेट। देखो ये स्टैंडर्ड स्टेट वाला दोबारा आ गया। मैंने क्या बताया था, एंथैल्पी हो, एंट्रोपी हो, अपनी स्टैंडर्ड स्टेट में क्या होती हैं, ये 0 होती हैं। जैसे कि मान लो मेरे को कोई रिएक्शन दे दी, यही ले लो, C+O2 दे रहा है CO2, यही रिएक्शन का एग्जांपल ले लिया। अब ये अपनी स्टैंडर्ड स्टेट में है, हाँ है, तो स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कार्बन क्या होगा, 0। ये अपनी स्टैंडर्ड स्टेट में ऑक्सीजन, हाँ है, ऐसे ही तो मिलता है हमें ऑक्सीजन, तो एंथैल्पी जो है स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ ऑक्सीजन क्या होगी, 0। ये अपनी स्टैंडर्ड स्टेट में है। कुछ बच्चे बोलेंगे हाँ बट नहीं है, ये तो कंपाउंड बनाना, इन दोनों को मिलाने से बनाया गया, हमें नेचर में एज इट इज़ थोड़ी ना मिला है। ये तो ग्रेफाइट और ऑक्सीजन जो नेचर ने दी थी उनसे मिला के CO2 बना है। तो फिर CO2 हमारा क्या हो जाएगा,
स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज ऑफ CO2 इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो ना, इसकी कोई ना कोई स्टैंडर्ड एंथैल्पी हमें मिलेगी, ये ज़ीरो नहीं मिलेगा क्योंकि ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, कंपाउंड फॉर्म में है। अब ऐसी क्या हमारा N2 स्टैंडर्ड फॉर्म में है तो इसकी स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज क्या हो जाएगी, ज़ीरो। क्या हमारा N2O स्टैंडर्ड फॉर्म में है, नहीं, क्या इसकी एंथैल्पी चेंज ज़ीरो होगी स्टैंडर्ड, नहीं, नॉट इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, तो ये ना इसमें थर्मोडायनेमिक्स में छोटे छोटे कंसेप्ट्स होते हैं जो बच्चों को याद नहीं रहते या बच्चे भूल जाते हैं, तो इनकी वजह से उनको कन्फ्यूज़न रहते हैं और ये छोटे छोटे क्वेश्चंस भी उनसे नहीं हो पाते। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ करेक्ट फॉर अ रिवर्सिबल प्रोसेस। रिवर्सिबल प्रोसेस कैसा होता है, सबको पता होगा कि अगर ए से कोई बी में कन्वर्ट हो रहा है तो उसी स्पीड से बी से ए में भी कन्वर्ट हो जाएगा, इसी प्रोसेस को हम रिवर्सिबल प्रोसेस कहते हैं। तो इस प्रोसेस में जो हमारी एंथैल्पी चेंज जो होती है सिस्टम की और जो हमारी एंथैल्पी चेंज जो होती है सराउंडिंग की या फिर हम यूनिवर्स की कह सकते हैं, इनका सम क्या होता है, हमारा ज़ीरो होता है। ठीक है, क्योंकि अगर वो सेम अपनी स्टेट में आ रहा है, ये भी सेम अपनी स्टेट में आ रहा है, तो ये क्या हो गए, ज़ीरो हो जाएंगे। ठीक है, रिवर्सिबल हो गया। सो नेक्स्ट अब हम आ रहे हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स स्टेट्स दैट इट इज़ इम्पॉसिबल टू रीच एब्सोल्यूट ज़ीरो टेम्परेचर इन अ फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स। हालांकि ये लॉ थर्ड लॉ होता है, बट थर्ड लॉ को भी अगर मैं एक्सप्लेन करूँ थोड़ा सा आप लोगों को, तो ये इम्पॉसिबल है। क्या इम्पॉसिबल है कि हम नहीं पहुँच पाएंगे एब्सोल्यूट ज़ीरो टेम्परेचर। एब्सोल्यूट ज़ीरो टेम्परेचर, एग्जैक्ट ज़ीरो टेम्परेचर कब, इन अ फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स। कहना क्या चाहता है, देखो थर्ड लॉ में क्या क्या होता है ना, मान लो कोई हमारा सिस्टम है, ठीक है, उसमें ये जो हमारे मॉलिक्यूल्स ऐसे हैं डिसऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में, ठीक है, तो इसमें हमारी एंट्रोपी क्या ज़ीरो हो सकती है, नहीं हो सकती, ग्रेटर देन ज़ीरो ही मिलेगी, मतलब पॉजिटिव ही मिलेगी कुछ ना कुछ। ठीक है, तो अगर हम टेम्परेचर जो है अपना डिक्रीज़ करें, टेम्परेचर जो अगर हम घटाएं, तो ये जो मॉलिक्यूल्स हैं हमारे टेम्परेचर घटाने पे अपने ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में आ जाएंगे, यानी कि हमारी एंट्रोपी जो पहले थी उससे तो कम होगी। ठीक है, यानी कि टेम्परेचर अगर मैं ज़ीरो कर दूँ ना तो मेरी एंट्रोपी ज़ीरो आ जाएगी, यानी कि इनमें रैंडमनेस बिल्कुल भी नहीं होगी, बिल्कुल ऑर्गेनाइज्ड, बिल्कुल अच्छे तरीके से बैठे हुए होंगे मॉलिक्यूल। तो उस टाइम पे जो टेम्परेचर होगा वो एब्सोल्यूट टेम्परेचर होगा जब हमारी एंट्रोपी ज़ीरो होती है। बट क्या मैं फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप में क्या कोई सिस्टम ऐसा बन सकता है बिल्कुल ऑर्गेनाइज्ड, नहीं बन सकता। तो मतलब इम्पॉसिबल सा ही है कि फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स में हम इस सिचुएशन पे पहुंच जाए। ठीक है, तो ये थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कहता है। ठीक है, तो कुछ ना कुछ क्योंकि हमारे पास एनर्जी रहती ही है हर फॉर्म में वो एनर्जी जो है किसी ना कुछ वाइब्रेशंस इनका अभी भी हो रहा है मेन पोजीशन पे अपने, तो हम ये नहीं कह सकते कि इनकी एंट्रोपी ज़ीरो हो जाएगी। ठीक है, बट हाँ ये थर्ड लॉ कहता है कि एब्सोल्यूट ज़ीरो टेम्परेचर पे, जो बिल्कुल टेम्परेचर ज़ीरो हो जाएगा तब तो ये ज़ीरो होगा, बट हम पहुंच नहीं सकते उस फाइनाइट स्टेप्स में उस टेम्परेचर ज़ीरो पे। तो ये कौन सा लॉ है, थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग आर नेचुरल वेरिएबल्स इन इंटरनल एनर्जी। ये क्वेश्चन हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से बनेगा, तो इससे हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स भी क्लियर हो जाएगा। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है, देखो इसको हम इक्वेशन की हेल्प से समझेंगे। चेंज इन इंटरनल एनर्जी, किसी भी सिस्टम की इंटरनल एनर्जी समझते हो ना, अंदर की एनर्जी, अंदर इसके जितनी भी एनर्जी है इस सिस्टम के अंदर, जो भी जिस भी टाइप की एनर्जी है, इलेक्ट्रॉन की होगी, प्रोटॉन की होगी, न्यूक्लियस की हो गई, वो सारी इंटरनल एनर्जी किस फॉर्म में होगी, या तो हीट की फॉर्म में होगी या किसी वर्क की फॉर्म में होगी। दो ही टाइप की एनर्जी हो सकते हैं, एक तो हीट, एक वर्क। ठीक है, और वर्क जो है, वर्क क्या होना चाहिए, हमें सिस्टम पे करना चाहिए, वर्क डन ऑन द सिस्टम, तब वर्क डन। अगर सिस्टम खुद वर्क करेगा तो वो तो अपनी अंदर की एनर्जी घटा रहा है ना, तो वर्क डन ऑन द सिस्टम भी इंटरनल एनर्जी में आ जाएगा। और हीट गिवन टू द सिस्टम, या फिर हीट एब्जॉर्ब्ड बाय द सिस्टम, या तो सिस्टम अपने अंदर ले, एब्जॉर्ब करे, मतलब निकालना नहीं है इनको, ना तो वर्क निकालना अपने अंदर से, ना हीट निकालनी, लेना है अपने अंदर, वर्क अपने ऊपर करवाना है, हीट अपने अंदर एब्जॉर्ब करनी है।
ठीक है। तो उस एनर्जी को, उन सारी टाइप की एनर्जीज को हम क्या कहते हैं, इंटरनल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम। अब इंटरनल एनर्जी जो है वो इलेक्ट्रॉन की वजह से भी हो सकती है, प्रोटॉन की वजह से भी, न्यूक्लियस की वजह से भी, इनके आपस में जो काइनेटिक एनर्जी होगी, पोटेंशियल एनर्जी होगी। काइनेटिक एनर्जी भी 3 टाइप की, ट्रांसलेशनल, रोटेशनल, मतलब अलग अलग टाइप की हो जाती है इंटरनल एनर्जी भी। तो बहुत सारे, और काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी हर मॉलिक्यूल की, इनके आपस में इंटरमोलिकुलर फोर्सेस कैसे हैं, इनके आपस में तो मतलब हम कैलकुलेट ही नहीं कर सकते, इतनी इंटरनल एनर्जी है। तो हम डायरेक्ट यू को तो निकाल नहीं सकते, जैसे हमने पिछली बार बताया, डायरेक्ट एस को तो निकाल नहीं सकते, वो मेजरेबल नहीं है। तो हम क्या निकालते हैं, चेंज इन इंटरनल एनर्जी, यानी कि पहले 2 घंटे पहले ये थी इंटरनल एनर्जी, 2 घंटे बाद ये हो गई, तो इनके बीच का चेंज पता लग गया हमें, चेंज इन इंटरनल एनर्जी पता लग गई। पर हम ये नहीं बता सकते इस टाइम पे ये थी और अब ये है, ठीक है। तो यानी कि इंटरनल एनर्जी क्या है, एक तरीके से स्टेट फंक्शन है, यानी कि इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करेगी, ना कि पाथ पे, ठीक है। जबकि वर्क क्या है, पाथ फंक्शन है, ये इनिशियल फाइनल पॉइंट पे डिपेंड नहीं करता, ये पाथ पे डिपेंड करता है। चलो वो बातें अलग हो गई। और यू क्या हमारी, यू फाइनल इनिशियल पोजीशन पे डिपेंड करती है। अच्छा, अगर एक बात बताओ, अगर मेरे पास कुछ ही इसमें सिस्टम में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन कुछ है, मान लो 10 है, अगर मैं इसमें 5 और ऐड कर दूँ, क्या इसकी इंटरनल एनर्जी पे फ़र्क पड़ेगा? हाँ, कुछ ना कुछ तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की और एनर्जी आपस में ट्रांसलेशनल, रोटेशनल, जो भी है, जिस टाइप की एनर्जीज हैं इनकी, वो बढ़ेंगी तो, ऐड ही तो हो रही हैं। यानी कि हमारा अमाउंट ऑफ मैटर पे डिपेंड कर रहा है इसकी इंटरनल एनर्जी, या नहीं कर रही है। तो ये क्या है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। जो भी अमाउंट ऑफ मैटर पे डिपेंड करता है वो क्या हो जाती है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी हो जाती है, ठीक है। अच्छा, अब ये तो हमने कर ली बात, अब मेरे को मेन क्वेश्चन पे आना है। तो इंटरनल एनर्जी का कंसेप्ट समझ में आया कि इंटरनल एनर्जी होती क्या, मतलब अंदर से फीलिंग से आई कि हाँ अब समझ में आ रहा है इंटरनल एनर्जी एक्चुअल में होती क्या है। देखो ये बुक्स में ना अच्छे से डिफाइन बिल्कुल नहीं मिलेगा कि हाँ भी ये होता, वो बस एक लाइन में बता देगा जो एनर्जी होती है सिस्टम की वो इंटरनल एनर्जी होती है। बट तुम्हें समझ में आना चाहिए कि इंटरनल एनर्जी हम कितनी भी कर सकते हैं, डेल्टा यू कितनी भी हो सकती है, हम कैलकुलेट ही नहीं कर सकते यू को कि कितने। अब हम इतने माइनर, इतने माइक्रो उस पे लेवल पे थोड़ी ना जाएंगे, इतने इलेक्ट्रॉन की, प्रोटॉन की, और बहुत सारे इलेक्ट्रॉन के आपस में, इस इलेक्ट्रॉन की इस प्रोटॉन के साथ, इस इलेक्ट्रॉन की इस प्रोटॉन, और भी प्रोटॉन होंगे उनके साथ, इसकी उनके साथ, तो हम नहीं कर सकते इसको कैलकुलेट। दैट्स वाई हम क्या निकालते, चेंज इन इंटरनल एनर्जी निकालते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन में पूछ रहा है कि इसके वेरिएबल्स कौन से हैं, मतलब ये किन पे डिपेंड करता है। अब देखो, हमें फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से पता लगा कि इंटरनल एनर्जी या तो हीट से बनती है, मतलब हीट और वर्क, 2 चीज़ें होती हैं बस, उससे और कुछ नहीं, और कोई एनर्जी नहीं होती। एनर्जी 2 फॉर्म में ही होती है ना, एक तो गर्मी की फॉर्म में और एक काम की फॉर्म में एनर्जी, पूरे ब्रह्मांड में। इसके अलावा और कहीं किसी चीज़ की एनर्जी हो सकती है, नहीं हो सकती, क्या, हीट की और वर्क की। फर्स्ट लॉ याद हो गया होगा अब तो, इंटरनल एनर्जी इक्वल्स टू चेंज इन हीट प्लस चेंज इन वर्क डन, जो भी वर्क डन ऑन द सिस्टम। तो अब डेल्टा क्यू को हम क्या लिख सकते हैं, देखो एक ना तुमने इक्वेशन पढ़ी होगी कि जो हमारा चेंज इन एंट्रोपी होती है वो चेंज इन हीट अपॉन टेम्परेचर, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से। तो हमारा डेल्टा क्यू किसके इक्वल आ जाएगा, टी डेल्टा एस के। तो यहाँ पे मैं ये पुट कर सकती हूँ टी डेल्टा एस। और वर्क डन क्या होता है, किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम का वर्क डन होता है पी डेल्टा वी माइनस पी डेल्टा वी, ये एक्सटर्नल प्रेशर होता है जहाँ पे। तो माइनस पी डेल्टा वी माइनस, अगर मैं इसकी जगह लगा दूँ माइनस पी डेल्टा वी, तो ये बन जाएगा टी डेल्टा एस माइनस पी डेल्टा वी, कौन, डेल्टा यू। तो डेल्टा यू किस पे डिपेंड हो गया, डेल्टा एस और डेल्टा वी पे, यानी कि एस और वी पे। अब मैंने इसमें तो टी और पी भी दिख रहे हैं, बट मैंने इसको आंसर में क्यों लिया, क्योंकि ये तो देखो ये कांस्टेंट है, डेल्टा टी नहीं है हमारे पास, वेरिएबिलिटी नहीं है, डेल्टा टी कांस्टेंट है, कोई ना कोई सिंगल वैल्यू होगी जो हम पुट करेंगे इक्वेशन में। डेल्टा एस तो क्या है, चेंज है, तो चेंज का मतलब क्या होता है, वेरिएशन हो रही है, वेरिएबल है ये, है ना। ऐसी डेल्टा वी भी क्या है, वेरिएबल है, क्योंकि चेंज है ना, इसीलिए मैंने एस और वी वेरिएबल्स लगाए हैं, समझ गए। डिपेंड तो टी और पी पे भी कर रहे हैं, पर वो कांस्टेंट रहेगा, इसीलिए हम इसको फुल्ली डिपेंडेंट ऑन टेम्परेचर एंड प्रेशर नहीं कहते। एक कोई आइडियल कंडीशन में सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, अदरवाइज आइसोलेटेड सिस्टम के लिए इसके वेरिएबल क्या हो जाते हैं, एंट्रोपी एंड वॉल्यूम, चेंज इन वॉल्यूम एंड चेंज इन एंट्रोपी, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इन व्हाट फॉर्म डज द एनर्जी रिसाइड आफ्टर इट हैज़ बीन एडेड टू द फ्लूइड बिफोर इट इज़ ट्रांसफर्ड अवे। किस फॉर्म में हमारी जो एनर्जी है, कोई भी एनर्जी, चाहे वो एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी हो सकती है, काइनेटिक एनर्जी हो सकती है, रोटेशनल, ट्रांसलेशनल, किसी भी टाइप की एनर्जी हो सकती है, ठीक है, वो रिसाइड रहती है कब? जब इट हैज़ बीन एडेड टू द फ्लूइड, जब हम उसको किसी फ्लूइड, मान लो कोई फ्लूइड है, कोई भी फ्लूइड, या तो एयर है या लिक्विड है, उसके अंदर हमने एनर्जी भर दी कोई, और फिर उसको किसी चीज़ में ट्रांसफ़र किए बिना अब रख दिया भर के बस, बिफोर इट इज़ ट्रांसफर्ड अवे, हमें बिना ट्रांसफ़र करे उसको किसी सिस्टम में उसमें रख दिया, रिसाइड, तो इसके अंदर एनर्जी कितनी देर तक बसी रहेगी, रिसाइड रहेगी उसके अंदर एनर्जी, किस फॉर्म में बसी रहेगी, इन व्हाट फॉर्म, किस फॉर्म में रहेगी। देखो इसके अंदर अब जो फ्लूइड के मॉलिक्यूल्स होंगे, क्या उनके अंदर आपस की वही होगी, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होंगे, पोटेंशियल एनर्जी होगी खुद की इनकी होगी, काइनेटिक एनर्जी होगी इनकी खुद की होगी, तो खाली ये तो नहीं होगा, खाली ये भी नहीं होगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी भी होगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन आपस में ये करेंगे तो इनके आपस में ये इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी भी होगी, खाली ये भी नहीं होगा। यानी कि क्या हो गया, सम ऑफ इंटरनल एनर्जी का कंसेप्ट यहाँ भी इस क्वेश्चन में काम आ रहा है। देखो डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है सिर्फ इंटरनल एनर्जी की नॉलेज की वजह से कि एक्चुअल में इंटरनल एनर्जी होती क्या है, ठीक है। तो किसी भी सिस्टम में कितने भी चीज़ें हों, कितने भी मॉलिक्यूल्स हों, उनकी अलग अलग टाइप की एनर्जीज पोजेस करेगा वो, काइनेटिक भी पोजेस करेगा, पोटेंशियल भी, इलेक्ट्रोस्टैटिक भी, मैग्नेटिक, हर टाइप की एनर्जी वो पोजेस करेगा। इन सारी एनर्जीज के सम को हम क्या कहते हैं, इंटरनल एनर्जी। तो सम ऑफ बहुत सारी इंटरनल एनर्जी होंगी, उनके सम की फॉर्म में वो रिसाइड करेगी जब तक हम उसको उठा के भेज नहीं देते कहीं, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं अपना ये, इफ़ अ सिस्टम अंडरगोज अ रिवर्सिबल प्रोसेस, कोई सिस्टम रिवर्सिबल प्रोसेस में जा रहा है, ए से बी से ए, विच ऑफ द फॉलोइंग रिमेन्स कांस्टेंट। अच्छा देखो, जब हमारा कोई ट्रांसफ़र होता है, ए अपना बी में जाता है, बी अपना ए में जाता है, तो टोटल एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम एंड सराउंडिंग्स ये कांस्टेंट रहेंगी। क्या हमारा टेम्परेचर ग्रेडियंट, टेम्परेचर का क्या लेना देना, टेम्परेचर तो चेंज भी हो सकता है, टेम्परेचर ग्रेडियंट विद इन द सिस्टम वो क्या रहेगा, कांस्टेंट। इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम कांस्टेंट रहेगी। ये कैसे कह सकते हैं हम, क्योंकि हमें क्या पता रिवर्सिबल प्रोसेस में उसकी इंटरनल एनर्जी बढ़ भी सकती है, घट भी सकती है। प्रेशर ऑफ द सिस्टम, देखो मैं इसको क्लियर करती हूँ, इसका आंसर आएगा टोटल एंट्रोपी। इन्हें बोल देना वर्ड टोटल। देखो अभी हमने थोड़ी देर पहले ऊपर पढ़ा था, डेल्टा एस ऑफ सिस्टम प्लस डेल्टा ऑफ एस ऑफ सराउंडिंग फॉर अ रिवर्सिबल प्रोसेस इज ज़ीरो। किसके लिए, रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए। रिवर्सिबल प्रोसेस का एग्जांपल लेके दिखाती हूँ। जैसे कि मान लो ये सिस्टम है, इधर ये पिस्टन लगा हुआ है, ठीक है, और ये इधर अंदर पार्टिकल्स है, इसका प्रेशर पी है और ये अंदर बाहर से पी एक्सटर्नल लग रहा है, ठीक है। तो अभी तो ये ना ये हिल रहा ना हिल रहा, यानी कि पी एक्सटर्नल और पी अंदर का ये बराबर ही होंगे, यानी कि अगर वो पी एक्सटर्नल है तो ये भी पी एक्सटर्नल है, बराबर है। मान लो ये पी है तो ये भी पी ही है, ऊपर पी है तो अंदर भी पी ही है। अब इस पिस्टन पे मान लो माइनर बिल्कुल हल्के हल्के हमने वेट्स रख रखे, बिल्कुल माइनर पहले से रखे हुए हैं, सैंड पार्टिकल्स टाइप वेट रखे हुए हैं। तो अगर हमने इनमें से एक सैंड पार्टिकल हटा लिया, यानी कि ऊपर से पी माइनस डी पी हो गया, तो इसका प्रेशर घटा तो ये थोड़ा सा ऊपर खिसकेगा। मान लो इतना सा डी पी ऊपर, डी एक्स डिस्टेंस ऊपर खिसक गया, यहाँ से यहाँ चला गया। अब थोड़े से बड़े लेवल पे हल्के से नेकेड आई से दिखे इतना लेवल पे तो समझाना पड़ेगा, तो इसीलिए थोड़ा सा बड़ा मार्जिन ले लिया मैंने। तो इस डी एक्स डिस्टेंस से पिस्टन सरक जाएगा ऊपर, ठीक है, इतने डिस्टेंस पे आ जाएगा ये पिस्टन, इतने डिस्टेंस पे। अब ये इतने डिस्टेंस पे सरका है तो ये प्रेशर, ये गैस भी तो ऊपर हुई होगी, थोड़ी सी गैस ऊपर हुई है, तो यानी कि इसका प्रेशर भी क्या हुआ, डिक्रीज़ हुआ, यानी कि पहले पी था तो वो डी पी से डिक्रीज़ होगा। प्रेशर जितना ऊपर से डिक्रीज़ होगा अंदर से भी उतना ही डिक्रीज़ होगा। देखो अगर हम प्रेशर चेंज करते हैं तो हमारा प्रोसेस रिवर्सिबल रहता है ना। तो इसने क्या कहा, सिस्टम अंडरगोज रिवर्सिबल प्रोसेस, तो क्या होता है कांस्टेंट, प्रेशर कांस्टेंट रहता नहीं, प्रेशर तो चेंज होके दिखा दिया हमने, तो प्रेशर तो कांस्टेंट क्या नहीं रहेगा। अच्छा अब प्रेशर में ही हमने क्या दिखाया है, इसके अंदर के जो पार्टिकल्स थे पहले थोड़े कम स्पेस में थे, अब वॉल्यूम बढ़ गई तो थोड़े ज़्यादा स्पेस में आ गए, अब पहले इनकी एनर्जी मान लो कुछ यू थी, U1 थी, ठीक है, इनकी एनर्जी क्या थी, U1 थी।
अब बाद में ये थोड़े दूर दूर हो गए तो आपस में इंटरमोलिकुलर फोर्सेस भी चेंज होंगे, ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस भी चेंज होगा, काइनेटिक एनर्जी भी चेंज होगी, पोटेंशियल एनर्जी भी चेंज होगी मॉलिक्यूल्स की, तो ये क्या बन जाएगा, U2 बन जाएगा। यानी कि हमारे इंटरनल एनर्जी भी कुछ U2 माइनस U1 चेंज तो आएगा ही, सेम तो रहेगी नहीं, हीट में चेंज आएगा, वॉल्यूम में चेंज आएगा, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है टेम्परेचर ग्रेडियंट। अब देखो हमें पता है PV इक्वल्स टू nRT आइडियल गैस इक्वेशन होती है, और P इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। अगर प्रेशर बढ़ा तो हमारा टेम्परेचर भी जो है वो या तो कूल डाउन होगा या फिर चेंज होगा, मतलब कुछ ना कुछ हमारा प्रेशर में भी, अगर वॉल्यूम और वॉल्यूम कांस्टेंट है तो हमारा P जो है डायरेक्ट टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। यानी कि प्रेशर हमारा इंक्रीज हो गया तो हमारा टेम्परेचर भी क्या हो जाएगा, यहाँ पे कूल डाउन होगी, गैस एक्सपेंड हो रही है तो एक्सपेंशन पे क्या होता है, कूलिंग होती है ना, तो कूलिंग होएगी यहाँ पे, तो हमारा टेम्परेचर ग्रेडियंट भी कांस्टेंट नहीं रहेगा, ना टेम्परेचर रहेगा, ना एनर्जी रहेगी, ना प्रेशर रहेगा। तो हमारी क्या रहेगी फिर, टोटल एंट्रोपी। ये जो हमने पीछे क्वेश्चन में किया था कि टोटल एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम एंड सराउंडिंग, यानी कि सिस्टम में भी चेंज आ जाए, सराउंडिंग में भी चेंज आए, इसमें कुछ नेगेटिव आ जाए, इसमें कुछ पॉजिटिव आ जाए, बट वो नेगेटिव और पॉजिटिव एक दूसरे को कैंसल आउट करके एंड में ज़ीरो ही लाएंगे, समझ गए। तो रिवर्सिबल प्रोसेस में एंट्रोपी चेंज ऑफ सिस्टम एंड एंट्रोपी चेंज ऑफ सराउंडिंग इज 0, ठीक है। तो यहाँ तक समझ में आया। तो वीडियो ज़्यादा लंबी ना बने इस वजह से मैं इसका फर्स्ट पार्ट यहीं पे एंड कर रही हूँ। सेकंड पार्ट में बाकी के क्वेश्चंस भी समझाऊंगी और आपका सारा कंसेप्ट जो है क्लियर हो जाएगा। बस थोड़े से ही क्वेश्चन रह गए हमारे, बस फिर उसके बाद डन है, ठीक है। सिंगल वीडियो में कराती वीडियो लंबी हो जाती, बच्चे बोर हो जाते। सो थोड़े थोड़े वीडियोस में अगर मैं आपको कराऊंगी तो आपको कंसेप्ट भी क्लियर होंगे एंड आपको क्वेश्चंस पे अप्लाई करना भी आएगा। नेक्स्ट फ्यू क्वेश्चंस जो हमारे रहने वाले हैं इससे आगे जो है वो वन वर्ड भी होंगे और डायरेक्ट जो है हमारे न्यूमेरिकल्स भी आ जाएंगे। तो न्यूमेरिकल्स आपको सॉल्व करना थर्मोडायनेमिक्स के इस वीडियो से आपको डेफिनेटली आ जाएगा। सो नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखना। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।